आज पॉलिटिशियन होए, ब्यूरोक्रेट होए, सबको ये जमीनों में पैसे दिखते हैं, इसलिए इन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। एक झुग्गी झोपड़ी तोड़ने से इनका मताधिकार चला जाता है, इनके बच्चे की शिक्षा चली जाती है, इनकी इंसान को मार दो वो सही है, मृत्यु दंड देना सही है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी हटा के इनको हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो एडवांस पोजेशन एक्ट 40-50 सालों से जो और है बुलडोजर के नाम पे इनको कूड़े कचरे की तरह जो हटाने की जो झुंबेश जो निर्दयता है मानवता के खिलाफ। आज मैं गुजरात भवन नई दिल्ली में मौजूद हूँ। बात करें तो घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति समाज के उत्थान की। जनजाति घुमंतु समाज वो समाज है जिसके साथ सदियों से अन्याय होता रहा है। पहले अंग्रेजों ने 1871 में इनके ऊपर एक ऐसा कानून लगाया कि जन्म से ही इन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। बाद में 1952 में भारत सरकार द्वारा ये कानून हटा लिया गया और इनके नाम के आगे विमुक्त लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज भी इनका उत्थान की बात करें तो कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है। इसी संबंध में घुमंतु विकास कल्याण बोर्ड के सदस्य भरत भाई पटनी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं। जानते हैं भरत भाई पटनी जी इस विषय में किस प्रकार से और कैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप इस समाज के लिए लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, आपके विषय में जैसा लोगों ने बताया है कि आप अपना सब कुछ छोड़कर त्याग करने में लगे हैं, यहाँ तक कि अपनी पेंशन पैसा भी समाज के लिए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सेवा भाव हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा। घुमंतु समाज आज भी किसी ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंच पाया है जहां से वो हम कह सकें कि समाज का उत्थान हुआ है। ये समाज अस्पृश्यता वो मानव सर्जित कलंक था, लेकिन क्रिमिनल टाइप एक ऐसा कानून बना कि वो मानव सर्जित के जहां अंग्रेजों ने एक काला कानून लागू किया इन कम्युनिटी के लिए, तो अस्पृश्यता ये तो सामाजिक दूषण था, लेकिन क्रिमिनल टाइप एक्ट जो है वो मानव सर्जित, यानी अंग्रेजों ने ये कम्युनिटी 250 साल लड़ी ये देश को आजाद कराने के लिए। 1952 में 31 अगस्त को रोज ये नोटिफाइड में से डी नोटिफाइड हुआ, विमुक्त हुआ, लेकिन सरकारों ने 1967 के अंदर फिर जो हैबिचुअल अफेंडर एक्ट जो लेके आए, इनके तहत अंग्रेजों की बेड़ी से मुक्त होके सांस भी नहीं फूल रही थी, लेकिन जो हैबिचुअल अफेंडर एक्ट है वो इन लोगों की जो जातियां छुपाने पड़ती है, तो ये हैबिचुअल एक्ट के द्वारा लाखों करोड़ों बच्चे शिक्षा के वंचित रह गए, समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गए, अपनी बिरादरी छुपाने लेने बड़े, कई किरा पे इनके मकान भी नहीं मिलते हैं। तो ये जो कानून जो बन रहा है एक हटा दूसरा लागू हो गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़े कि 2024 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई ये हैबिचुअल अफेंडर जो एक्ट है वो बिल्कुल मानवता के विरुद्ध का जो एक्ट है,
लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़े, सरकार और नए नए कानून में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार का एक जवाबदार बोर्ड मेंबर के द्वारा जब मैं समाज के बीच में घूमता हूं तो मैं समाज का दर्शन करता हूं, समाज की पीड़ा को, इनकी वेदना को मैं अपने आत्मसात कर रहा हूं, लेकिन वो वेदना में से मेरे भीतर मन की जो संवेदना है वो मेरे से काम करवा रही है। आपके माध्यम से इन जातियों का उत्थान, आपने दीवार पिक्चर देखा होगा, दीवार पिक्चर में हम आज के जो महानायक है अमिताभ बच्चन, मेरा बाप चोर है, कि ये बच्चे की हालत कैसी होती है, परिवार की मनस्थिति कैसी हो, पूरी की पूरी बिरादरी को आप एक गुनेगार के रूप में, समाज की मुख्य धारा में से वो लोग कहीं आज एससी से भी 100 साल पीछे है, एसटी से भी 100 साल पीछे। सही मायने में इन समाज का सशक्तिकरण करना होगा। हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल किया, जो हमारा DWBDNC बोर्ड की स्थापना किया, इनके जो सीड योजना अंतर्गत आजीविका का जो कंपोनेंट है, लाइवलीहुड का जो कंपोनेंट है, स्किल का है, एजुकेशन का है, स्वास्थ्य का है और आवास का है, तो ये बोर्ड के माध्यम से पूरी कम्युनिटी समाज की मुख्य धारा में आए, इनके लिए प्रयत्नशील है। मैं भी घूम रहा हूं, लेकिन सरकारों का भी दायित्व है, और जो समाज इन समाजों को जिस नजरिए से जो रही है, वो समाज को भी अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा कि जिनके पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए 250 साल लड़के, हम जलियांवाला बाग को याद करते हैं, लेकिन 3-4 हजार से भी ज्यादा जलियांवाला बाग, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की आबादी जब 1.5 लाख की थी तब 30,000, एक चतुर्थांश भाग लोगों को, 30,000 से ज्यादा लोगों को फांसी के माचड़े पे लगा के इनको मार दिया गया। धनसी गुर्जर का पूरा गांव टोपों से उड़ा दिया गया, बीवी बच्चे को। तो ये यातनामयी जो समाज है, इनको सशक्त बनाना पड़ेगा। सरकार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है, और जो हमारी जो सनातन जो हिंदू समाज है, इनकी भी ये समाज की संस्कृति को आज भी बचा के रखे हुए, संपूर्ण समाज का संरक्षण करने वाली कौम आज समाज की मुख्य धारा में से आउट है। इनके लिए समाज, सरकार ने भी अपना उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है इन समाज को न्याय मिल पाएगा। वर्तमान में आप इस बोर्ड के एक सदस्य हैं, और बतौर सदस्य जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों पे अगर हम कहें 1952 से लेके आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, लेकिन आप वर्तमान में सदस्य हैं, आप इसे किस प्रकार से कर रहे हैं? मैं किसी की आलोचना करने में मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं समाज को जातियों में, प्रांतों में और गुटों में मैं बांटना मांगता नहीं। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, इंसानियत की बात कर रहा हूँ। एक इंसान के अंदर जो भीतर मन में पड़ा हुआ जो इंसानियत है, वो आज इंसानियत कम हो रही है। आज ये समाज दारुण परिस्थिति में, आज भी आप देखो कि आप बच्चे खुले आसमान की तरफ पढ़ाए, झुग्गी झोपड़ियां ठहर, आज भी हम विकसित भारत बोल रहे, लेकिन जो मैंने जो दौरा किया, आज भी ये लोग समाज की मुख्य धारा में से दूर दूर तक वो दूर है। हमारा DWBDNC बोर्ड आज पूरे देश के अंदर 5,000 से ज़्यादा वुमन SHG ग्रुप जो बना हुआ है, इसके चलाने के लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में 25,000 रुपया, कम्युनिटी एंटी पॉइंट एक्टिविटी के 25,000 रुपया, और इनका स्किल अप करके भारत सरकार का NCVC जो बोर्ड है, वो SC फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये सारे कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सोशल जस्टिसमेंट और हमारा DWBDNC बोर्ड, वो
सभी लोग मिलके इन लोगों किस तरह से समाज की मुख्य धारा में आवे। हमारे गुजरात के अंदर जो वुमन एसएचजी जो ग्रुप बने हुए हैं, अमूल के साथ में ट्राइब करके पशुपालन के अंदर इन कम्युनिटी को ले जाने का एक बड़ा एक रोड मैप हमारी जो गुजरात की जो राज्य सरकार है वो भी पशुपालन की तरह 7.5 लाख रुपया बाहर पशुओं के लिए जो धनराशि दे रहे, इनके अंदर हम 450 लोगों का 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेड़ा आनंद के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आगामी दिनों में इनके बाद में एक सक्सेस मॉडल गुजरात में रुक करके फिर हम महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एमपी है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, दिल्ली है, इसमें ये पूरा मैं आपके माध्यम से भी जो हमारा अर्बन लाइवलीहुड जो मिशन है भारत सरकार का, जो रूरल लाइवलीहुड जो मिशन जो चल रहा है, मुझे लगता है पैसिफिकली हमारे प्रधानमंत्री लखपति बेने की जो बात करते हैं, लेकिन टारगेटिक एरिया के रूप में ये गोमुंतुक जातियों के लिए 20% एसएचजी ग्रुप इन जातियों के लिए स्पेशल स्पेसिफिक इन जातियों के लिए स्कीमों नहीं बनेगी, पॉलिसियां नहीं बनेगी, तब तक मुझे लगता है ये सारी चीजें बहुत अधूरी है। समाज को भी और सरकार को भी इन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जो हमारे मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, इनके जो सीएसआर जो फंड है, मुझे लगता है हमारी जो बड़ी बड़ी बाबा रामदेव जी है, ये सारे जो हमारे धर्म गुरु है, ये भी अपने आप जो प्रयास करे और पैसिफिकली एक पायलट प्रोजेक्ट बना के इन कम्युनिटी के लिए जो काम करे, जो आजीविका के लिए, स्वच्छता के लिए, आवास के लिए, हेल्थ के लिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, तो इस तरह से काम होगा तो मुझे लगता है कि ये जातीय समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि इस समाज के उत्थान में कहीं ना कहीं अशिक्षा एक कारण बन रही है, तो सरकार ने इनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है ताकि ये इनको जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक शायद ही पूरी तरह से विकसित ना हो पाए। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, हम झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं जो 50-50, 100-100 साल से एक जगह, क्योंकि ये अनपढ़ थे, इनकी झुग्गी झोपड़ियां शहर के बीच में आ गई। आज पॉलिटिशियन होए, ब्यूरोक्रेट होए, सबको ये जमीनों में पैसे दिखते हैं, इसलिए इन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। एक झुग्गी झोपड़ी तोड़ने से इनका मताधिकार चला जाता है, इनके बच्चे की शिक्षा चली जाती है, इनके इंसान को मार दो वो सही है, मृत्यु दंड देना सही है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी हटा के इनको, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो एडवांस पोजेशन एक्ट 40-40, 50-50 सालों से जो और है बुलडोजर के नाम पे इनको कूड़े कचरे की तरह जो हटाने की जो झुंबेश चल रही, जो निर्दयता है, मानवता के खिलाफ है। और भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 21 का हम उल्लंघन कर रहे हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो बंधारणीय मूलभूत अधिकार है उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है जहां झुग्गी झोपड़ी सरकार का जो कोई विकास का प्रोजेक्ट न किया जाए तो वो झुग्गी झोपड़ी को वहीं रीडेवलप किया जाए, जो हटाना ही पड़े तो उनको इनकी व्यवस्था किया जाए, इनको पुनः आवास निर्माण के लिए उनको आवास दिया जाए। जब तक वो शाही जीवन नहीं करेंगे तो इनका बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे, एजुकेशन से ये बहुत दूर रह जाएंगे। आज मुझे दुख के साथ जो हम नया चाइल्ड एक्ट जो बना रहे हैं, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, सबसे असुरक्षित जो छोटी छोटी जो बच्चियां है उसकी तस्करी हो रही है, उसका 12-13 साल की लड़कियों को बिकाई हो रही है। इनका एजुकेशन के लिए जो प्रावधान होना चाहिए, जिस तरह से हम राइट टू एजुकेशन लेके आए, लेकिन इन लोगों तक सही मायने में राइट टू एजुकेशन पहुंचा नहीं है।
सरकार और सामाजिक एनजीओ दोनों मिलके इनका जो राइट टू एजुकेशन का लिए जो पहल नहीं होगी तो हम इन समाज को सालों तक समाज की मुख्य धारा में हम जोड़ नहीं पाएंगे। इनकी बहुत बड़ी विटंबना होगी और इनको हम विकसित भारत हम नहीं कह सकते हैं जब तक मोदी जी का जो सूत्र है प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, जब तक हमारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मता जो मानववाद है कि अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ इंसान तक हम सरकार को नहीं पहुंचाइए तब तक हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध नहीं होगा। मुझे लगता है भारतवर्ष में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मता जो मानववाद है कि अंतिम पंक्ति पे खड़ा कोई एक मेव है, कोई 80 से 100 साल पीछे, एसटी से 100 साल पीछे, इन लोगों के लिए तो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इन जातियों के लिए भारतीय संविधान के अंदर भी दूर दूर तक इनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब तक इन कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक पॉलिसियां नहीं बनेगी, नीतियां नहीं बनेगी और इनके लिए ऋण 15-20 हजार करोड़ का स्पेसिफिक एक पैकेज नहीं बनेगा तब तक इन जो जातियां हैं इनको हम समाज की मुख्य धारा में हम नहीं ला सकेंगे। इसके लिए आप एजुकेशन की बात करें, लेकिन जब तक इनके लिए ठोस नक्कड़ पॉलिसियां नहीं बनेगी तब तक मुझे लगता नहीं है कि इन तक हम शिक्षा की पहुंच हम बढ़ा पाएंगे। तो मोदी सरकार इस दिशा में क्या कदम बढ़ा रही है? आज स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि दरिद्र नारायण देवो भवा। मैं आपको बताऊं कि मोदी साहब की जो सोच है वो भी नरेंद्र था, ये भी नरेंद्र है। नरेंद्र मोदी की गरीबों के प्रति की जो पीड़ा है, मैं आपको बताऊं कि 108 लेके आए जो एम्बुलेंस, पैसे वाले तो गाड़ियों से जाते थे, लेकिन ये झुग्गी झोंपड़ी वाले कोई बहन को प्रसूति हो गई तो नरेंद्र मोदी आज आयुष्मान कार्ड के जरिए ये 108 उज्ज्वला योजना के लिए और जो DWBD-NC बोर्ड की जो सीड योजना है और भारत सरकार की जो स्पेसिफिकली जो वुमेन एसएचजी लाइवलीहुड, इन तरह की बहुत सारी अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए इंसान को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लक्ष्य का सपना को साकार करने वाले हैं। आजाद भारत के इतिहास में एक में कोई महापुरुष है तो ये माननीय हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है। मुझे लगता है ये जो उसने जो सामाजिक महायज्ञ किया है और हमारा बड़ा प्रयास, सरकार का प्रयास और समाज का प्रयास, तो हम इस लक्ष्य तक पे पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि अभी झुग्गी झोपड़ी की बात आपने बताई, इसमें बहुत सारे भूमाफिया भी इंटर कर रहे हैं। भूमाफिया इन गरीबों को अशिक्षा की वजह से इनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वापस इनको ही कुछ पैसों में बेच देते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है? मुझे लगता है सरकार जो झुग्गी झोपड़ियाँ है इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनका सर्वे करवाना चाहिए और कानूनी तौर पे उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना चाहिए। जब तक कानूनी तौर पे इनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है इस तरह के अनेक माफिया इन कम्युनिटी को उजाड़ के फेंक देंगे। इनकी जो संपत्तियां है और हमारे देश के अंदर एक बड़ा समूह 25 करोड़ से ज़्यादा ये कम्युनिटी के जो लोग हैं ये समाज की मुख्य धारा में से वो आउट आ गए। बतौर बोर्ड के सदस्य आप इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये समाज को यही संदेश दूंगा कि अपनी जो आंतरिक जो दुर्गत भावना है इनको भी अंधश्रद्धा से बाहर आना पड़ेगा, व्यसन से बाहर आना पड़ेगा और जो हमारी ये जो कुरीतियां इनसे भी बाहर निकल के और एक नई सोच और नई विचार के साथ में सरकार और संस्था और समाज को भी ये लोग
अपनी जो बुराइयां है इनको भी दूर करना पड़ेगा। मुझे लगता है सारा दोष सरकार और इनको समाज की भी जो बुराइयां है उसको समाज को ही मूल से निकालना और इनसे बाहर निकलना होगा। तो समाज और सरकार दोनों जब तक सम्मिलित नहीं होंगे तब तक समाज का विकास असंभव। भरत भाई जी के दिल का दर्द बयां हुआ। उनका दर्द है कि समाज का उत्थान होना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए। निरंतर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी पेंशन, अपना सैलरी सब वो उसी समाज के लिए खर्च कर देते हैं। निरंतर समाज की प्रगति के लिए लगे हुए हैं और इन्हें दुख भी है कि इतना प्रयास करने के पश्चात भी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उस समाज को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक समाज के लिए लड़ता रहूंगा और इस समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।